Hello and welcome, guys. Happy New Year to all. It's been a year since I last posted on this channel, and for that, my sincere apologies to all of you for my inconsistencies and irregularities. But from now on, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलरली कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए अपनी वीडियोस को अपलोड करूँ एंड इसके साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इन वीडियोस की सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर पाऊँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट हमने जो सीरीज़ में लास्ट वीडियो की थी, इट्स बीन अ ईयर, सो वो सेशन 3 हम कुमाऊँ परिषद की स्थापना पे थे और कुमाऊँ परिषद की स्थापना करते हुए हमने 3 सेशंस के बारे में पढ़ लिया था। फर्स्ट सेशन वाज डन इन 1917 जो अल्मोड़ा में हुआ था, जयदत्त जोशी जी ने जिसकी अध्यक्षता की थी। सेकंड वन वाज इन 1918 जो हल्द्वानी में हुआ था और तारादत्त कैरोला जी ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। 1919 में थर्ड वन विच वाज इन कोटद्वार, ये बद्रीदत्त जोशी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इन तीनों में एक कॉमन फीचर था कि इनका जो हेड था वो नरम दल का था, यानी मॉडरेट्स ने इनको लीड किया था। लेकिन सेशन फोर्थ आते आते जब 1920 में काशीपुर में जब ये सेशन हुआ तो हरगोविंद पंत जी ने, जिनको जननायक की भूमिका भी दी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे, तो इनकी अध्यक्षता में ये सेशन शुरू हुआ। इसके बाद क्या किया जाता है कि कुमाऊँ परिषद इस टाइम पे आई थिंक स्प्लिट हो जाता है। इस सेशन में इनके द्वारा कहा जाता है कि हम नागपुर सेशन जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, उसमें हम अपना एक डेलीगेट गांधी जी से मिलने भेजेंगे और हम उनको अपनी समस्याओं के बारे में बताएंगे। ये बात हुई तो फिर ये इसके बाद पहुँचे होंगे। 1 जनवरी 1921 को चामी गांव बागेश्वर में कुली बेगार के खिलाफ जो है अपोज किया गया। अपोज कोई आंदोलन नहीं किया गया, सिर्फ अपोज किया गया। 14 जनवरी 1921 आते आते उस दिन, क्योंकि उत्तरायणी का भी मेला था, तो उस दिन कुली बेगार के विरोध में बागेश्वर में उत्तरायणी के मेले में बद्रीदत्त पांडे जी ने अध्यक्ष लीडरशिप निभाई और शुरू कर दिया। बद्रीदत्त पांडे ऑल एज यू ऑल नो, इनको कुमाऊँ केसरी की भी खिताब से भी वो जाना जाता है। इसी मेले में जब ये सब हो रहा था, विरोध हो रहा था, तो डाइबिल नाम का एक अधिकारी आता है अपनी सेना वेना लेके कि ऐसा कैसे विरोध हो रहा है। तो वो विरोध का प्रदर्शन को कुचलने के लिए आता है। लेकिन यहाँ जो पॉपुलेशन की गैदरिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ओवर क्राउडिंग को देखते हुए वो अपना शूट आउट का जो ऑर्डर था वो भी जलियांवाला बाग इसको बनाने के चक्कर में था, लेकिन ये हो नहीं पाए क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो उसने अपना ऑर्डर ड्रॉप किया और वहाँ से चलता बना। अब हम कुली बेगार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जो 1921 में ही जब शुरुआत हुई तो तीन टाइप के देने पड़ते थे। एक था कुली बेगार, एक था कुली बर्दाश्त और एक था कुली उतार। अब कुली बेगार में आपको जो श्रम था, जो भी वर्क था, वो बिना मजदूरी के करना पड़ता था, यानी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप मजदूरी करते जाओ बिना पैसों के। कोई भी अंग्रेज़ आपसे कुछ भी काम करवाता है, आपको पैसे नहीं देता और आप मांग भी नहीं सकते हैं। कुली बर्दाश्त सेकंड में जो अंग्रेज़ों की सेना वगैरह होती थी उसमें आप यूज़ किए जाते थे एज आ उनको सर्विस देने के लिए, एज या उसमें सर्विस करने के लिए। और तीसरा था कुली उतार, इसमें मिनिमम वेज जो लेबर दिया जाता था। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था, बाकी चीज़ें लोग बर्दाश्त कर भी लेते थे, जो कुली बेगार था उसमें जो मजदूरी तो दी नहीं जा रही है, तो इसका जो अपोजिशन होना शुरू हो गया था। इसका अपोज सबसे पहले सुमाड़ी गांव में किया गया। कोई पंत्या दादा नाम करके कोई वहाँ व्यक्ति थे जिनके द्वारा इसका अपोजिशन शुरू किया गया। 1903 आते आते अल्मोड़ा के खतियाड़ी में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो उनको प्रिजन में डाल दिया गया। तो जब इस पे केस बैठा 1907 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट एक वर्डिक्ट देता है कि आप ऐसे ही मजदूरी फ्री में किसी से काम नहीं करवा सकते वगैरह वगैरह, जो भी उनका वर्डिक्ट होगा। लेकिन उस वर्डिक्ट में कुली बेगार के खिलाफ कोई भी उनके द्वारा वर्डिक्ट ऐसा पास नहीं हुआ। उसमें सिर्फ इतना कहा गया, जो निष्कर्ष निकला, कि एक कुली बर्दाश्त के लिए एक फ़िक्स वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, आप ऐसे ही फ्री में कुछ भी काम नहीं करवा सकते। मान लीजिए अंग्रेज़ों की कोई सेना थी, वो किसी गाँव में गई, अब किसी गाँव में गई और 10 दिन वहीं रह गई, तो उनका जो भोजन वगैरह जो भी व्यवस्थाएं थी वो गांव वालों ने करनी थी, और गांव वालों के द्वारा जो भी ये किया गया इसके लिए कोई उनको वेज नहीं दिया जाता था, ऐसा कोई उनकी फाइनेंशियली हेल्प नहीं की जाती थी। तो ये काफ़ी उन पर एक टॉर्चरस टाइप का जो उन पर इम्पोज किया जाता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा करना गलत है, आपको इनकी फ़िक्स वैल्यू तो जो है निर्धारित करनी पड़ेगी।
लेकिन कुली बेगार ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। तो गढ़वाल में इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया जब कुली बेगार के जो आंदोलन थे उससे भी काफ़ी पहले गढ़वाल में इसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया कि एक कुली बेगार को एज अ ड्यूटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाने लगा। गिरिजादत्त नैथानी जी एक प्रोमिनेंट फिगर हैं आपके जो उत्तराखंड की हिस्ट्री है उसमें। इनके द्वारा गढ़वाल न्यूज़पेपर का भी संपादन किया गया या शुरुआत की गई। इनके द्वारा एक आइडिया पेश किया गया कि हम कुली जो हैं वो एज ए जॉब सीकर इनको इंट्रोड्यूस करेंगे। जॉब सीकर यानी कि आपकी मान लीजिए आपकी कोई ड्यूटी लगती है कुली बेगार में यूज़ होने के लिए, लेकिन आपकी जगह कोई ऐसा आदमी जो कुछ पैसे के लिए या कुछ एक छोटे अमाउंट के लिए मंथली सैलरी के लिए आपकी जगह पे वो काम करेगा। आपका भी काम बच गया, टाइम बच गया और उनका भी अपने लिए जॉब जो थी वो सिक्योर हो गई। इसके परिप्रेक्ष्य में जो है आपके नैथानी जी स्टोवल से मिलने जाते हैं जो कि अंग्रेज अधिकारी था, और उसी के साथ साथ इनके द्वारा जोत सिंह नेगी जी जो वहाँ के तहसीलदार थे उस इलाके के, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट किया जाता है। इस पर निर्णय लेते हुए जोत सिंह जी द्वारा पौड़ी गढ़वाल में 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना की जाती है, जिसका नाम आगे चल के वो रख देते हैं ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। और 1908 आते जो आगे बढ़ते बढ़ते इसमें कुली कर भी ऐड कर दिया जाता है। गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को सत्याग्रह की प्रथम ईंट के रूप में यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। उनके द्वारा इसको घोषणा की जाती है और इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन की तरह भी यहाँ पे काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता है कि बिना रक्त बहाए रक्त रंजित क्रांति टाइप की। मनमोहन सिंह मेहता जी एक और पर्सनैलिटी जो कुमाऊँ में हुए थे, उनके द्वारा इस कुली बेगार के उसमें अपोजिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके द्वारा प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी दी गई उत्तराखंड या कुमाऊँ से 1921 में। 30 जनवरी 1921 आते आते गढ़वाल में चमेठा खाल में कुली बेगार जो मूवमेंट था वो स्टार्ट हो चुका था ढंग से, और 1923 आते आते तक इसको काफ़ी प्रेशर पड़ने के बाद इतने छोटे छोटे रीजनल लेवल पे और काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की इसमें इन्वॉल्वमेंट होने से कुली बेगार को एट द एंड अबॉलिश ही कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलली एक और चीज़ पे काफ़ी यहाँ के लोगों का जोर था, वन के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ी लोग, हम गढ़वाल और कुमाऊँ के लोग जो है, वन हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारे जीवन का, हमारी लाइफस्टाइल का एक इंटीग्रल पार्ट है। आप वन के बिना तो किसी विलेज की इमेजिनेशन कर नहीं सकते हैं। चाहे आप घास वगैरह लेने जाएं या वुडन जो आप वो लेने जाते हैं, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके लिए आप जाते हैं, तो वन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइफ हो जाता है। 1921 में इसके खिलाफ भी आंदोलन होने लगे, क्योंकि आपको पता है 1860s के एट द एंड आते आते फॉरेस्ट को रिजर्व और प्रोटेक्टेड के एरिया में जो है कैटेगरीज़ में आपको क्या कर दिया गया था, डाइवर्सिफाई कर दिया गया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में दुर्गा देवी जी जो है एक लीडर सामने उभर कर आती हैं, जिनके द्वारा क्षेत्रीय आंदोलनों में जिनके द्वारा अरेस्ट किया जाता है। तो क्षेत्रीय आंदोलनों में भाग लेकर ये प्रथम महिला ऐसी थी जिनके द्वारा अपने आप को अरेस्ट करवाया जाता है, वो भी किस के लिए, वन आंदोलन के उसमें अपोजिशन में, सॉरी वन में जो भी क्राइटेरिया सेट थे उसके अपोजिशन में एक आंदोलन के टाइप में इनके द्वारा चिंगारी जला दी जाती है। 13 अप्रैल 1921 को कुमाऊँ फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना की जाती है, जो कि परसिविंगम जो कुमाऊँ कमिश्नर थे उनके द्वारा एक कमेटी स्थापित की जाती है, ताकि वो एक रिपोर्ट एक बीच का मिड पाथ सेट करे, जो एक ऐसी रिपोर्ट सबमिट करे जिससे अंग्रेज़ भी खुश रहें और लोग भी काफ़ी हद तक इनको राहत मिल पाए, क्योंकि वो ज़्यादा आंदोलन चाहते नहीं थे। 28 अक्टूबर 1921 को आते आते इनके द्वारा इस कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है आपका गवर्नमेंट को, और इसके रिकमेंडेशन के आधार पर 1925 में एक वन समिति की जो है गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष रहते हैं आपके कैलाश चंद गैरोला जी। इस समिति की एक रिकमेंडेशन आती है, की रिकमेंडेशन, कि गांव के जो 1.5 मील या 2 किलोमीटर का जंगल का गांव इलाका है वो गांव को दे दिया जाए। यानी कि अगर आपका गांव ये है और इसके चारों तरफ ये 2 किलोमीटर का जो एरिया है, इसके ये 2 किलोमीटर का एरिया है, ये आपका गांव के यूज़ के लिए, जो गांव के लोग हैं उनके प्रोड्यूस के लिए, उनके घास वगैरह के लिए, उनके जीवन यापन के सामग्रियों के लिए उस गांव को उनके अंदर फ्री कर दिया जाएगा, और उससे बाहर के जो गांव होंगे उनमें फॉरेस्ट और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ का जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस रहेगा। 1931 आते आते वन पंचायतों की जो है वो गठन होना शुरू हुआ। अब वन पंचायतों के गठन के साथ साथ क्या हो गया कि जो अथॉरिटी थी वो अब वन पंचायत जो ग्राम स्तर पर ही आप कभी देखते होंगे कि जो
जो आपके प्रधान से रिलेटेड जो भी पावर्स होती हैं वो आपका उनके पास ही ज़्यादातर रहती हैं। जो वन आपके गांव के जो वन होंगे उनसे रिलेटेड जो भी अथॉरिटी थी वो वन पंचायतों के अधीन आ गई। 1921 से 1930 के बीच देश में काफ़ी उथल पुथल थी, क्योंकि गांधी जी आपके फ्रीडम स्ट्रगल में आ चुके थे। गांधी जी के आने से काफ़ी जो मासेस थी वो मोबिलाइज होने लगी। उनके द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया, जो 5 फरवरी, अनफॉर्चुनेटली 5 फरवरी 1922 को ये इनके द्वारा ही स्टॉप कर दिया गया। इनका भी रीज़न ठीक था, लेकिन इसको अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं। शायद ये चलता तो कुछ और आउटकम्स निकलते, लेकिन जो हुआ वो हुआ। चौरी चौरा के इंसिडेंट के कारण, जो कि थोड़ा वायलेंट जो इंसिडेंट हो चुका था, उसके चलते गांधी जी ने इसको स्टॉप कर दिया। अब इसका स्टॉप करने के बाद काफ़ी लोग ऐसे थे जो इसको अपोज कर रहे थे, और कुछ इसको सपोर्ट किसी ने नहीं किया, लेकिन कुछ न्यूट्रल थे और कुछ इसका अपोज करने लगे। कुछ तो इसके चक्कर में क्या हो गया कि कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी और कुछ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के रूप में जाने लगे। यानी कुछ चाहते थे कि हम रेवोल्यूशन करें और कुछ चाहते थे कि हम पॉलिटिकली ब्रिटिश के साथ मिलकर ही कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करें जो उनके खिलाफ हम उनका इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसी में जब 1923 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस कॉन्टेस्ट हुए, तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो भाग नहीं लिया, लेकिन उसके अंदर से ही कुछ लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी 1923 में। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके फाउंडर कौन थे। काफ़ी प्रचलित नाम है, प्रोमिनेंट नाम है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से। उनके द्वारा यहाँ जो गढ़वाल एरिया था वहाँ 3 सीटें दी गई, तो उसमें जो थी अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल। स्वराज पार्टी के पहले सेशन में इन्होंने कहा कि हम कुमाऊँ यहाँ से पार्टिसिपेट करेगा। गढ़वाल यानी कि ये वो गढ़वाल नहीं है जो टिहरी रियासत वाला नहीं, ये गढ़वाल भी यहाँ का एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट टाइप का मान सकते हैं आप। तो ये 3 सीटें यहाँ से कॉन्टेस्ट की गई। जब रिजल्ट्स आए तो अल्मोड़ा से हरगोविंद पंत जी जो स्वराज पार्टी के ही थे, नैनीताल से जीवी पंत जी और गढ़वाल से मुकुंदी लाल जी, तीनों स्वराज पार्टी के जो कंटेस्टेंट थे वो जीत गए। 1926 में दोबारा जब कॉन्टेस्ट हुआ तो अल्मोड़ा से सिर्फ बद्रीदत्त पांडे जी चेंज हुए, बाकी दोनों जगहों से सेम पर्सन दोबारा इलेक्ट हुए। 1923 में जब कुली बेगार समाप्त हुआ तो आते आते गोविंद बल्लभ पंत जी को 1927 तक, क्योंकि बहुत काफ़ी बड़ा नाम हो चुके थे, इनका हर आंदोलन में, हर किसी छोटे मोटे कार्यों में इनका थोड़ा बहुत सपोर्ट और जो था हाथ ज़रूर रहता था, इसीलिए इनको प्रांतीय कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया। दूसरी तरफ जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी उसमें जैसे 1925 की जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी थी जो मेरठ में हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला खां जैसे काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इनको जब पकड़ा गया तो इनका जो जो पैरवी की गई, यानी कि इनकी तरफ से जो केस लड़ा गया वो जीवी पंत जी के द्वारा लड़ा गया, ताकि जो इनको बचाया जा सके। 1928 आते आते HSRA नाम की एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की गई, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा स्थापित किया गया फिरोसा कोटला मैदान में। उत्तराखंड से इसमें पार्टिसिपेट करने वाले एक ही व्यक्ति थे, जो थे भवानी सिंह रावत जी। भवानी सिंह रावत जी आपके पौड़ी के पंचूर गांव से थे, जिनका जन्म 1890 में हुआ था। 1930 में इनके साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद जी दुगड्डा में आते हैं और यहाँ इनके द्वारा कुछ टाइम रहा जाता है, ट्रेनिंग वगैरह की जाती है, शूटिंग वगैरह जो है यहाँ काफ़ी टाइम रहने पर इनके द्वारा किया जाता है। आगे चलकर 1972 में भवानी दी द्वारा ही इनकी याद में, चंद्रशेखर आज़ाद जी की याद में आज़ादी के बाद शहीद पार्क की स्थापना की जाती है, जिसमें आज भी हर साल शहीद मेले की जो है जो शहीद मेला है वो मनाया जाता है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, जिसे श्वेत आयोग भी कहते हैं क्योंकि उसमें सारे वाइट लोग थे ऑब्वियसली, बॉम्बे में उतरा तो यहाँ यूपी विधानसभा में एक विरोध प्रस्ताव पारित हुआ, मतलब जिसका अनुमोदन जिसको लेके आए बद्रीदत्त पांडे जी और मुकुंदी लाल जी ने इसको पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसको अपना जो है सपोर्ट एक्सटेंड किया था। यहीं इनके द्वारा जीवी पंत जी को भी हिमालय पुत्र नाम की भी ख्याति प्रदान की गई। जो सेशन 5 था वो टनकपुर में 1923 में हुआ था बद्रीदत्त पांडे जी की अध्यक्षता में, और जो 6 सेशन था वो गनियाधौली में रानीखेत में जो है संपन्न किया गया मुकुंदी लाल जी की अध्यक्षता में। इसके बाद क्योंकि कुमाऊं परिषद के लगभग सारे एम्स मोटिव्स ख़त्म हो चुके थे, जैसे कुली बेगार हो गया, आपका वन पंचायतों के वन आंदोलन हो गए, तो ये इनके जो मोटे मोटे जो इनके न्यायिक सुधार वगैरह जो भी इनके एम्स थे वो ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। तो ऑब्जेक्टिव पूरे होने के बाद इसको इस कुमाऊं कांग्रेस के साथ विलय कर दिया गया। इसके बाद थोड़ा गांधी जी जो काफ़ी
काफ़ी कह सकते हैं या सबसे बड़ी पर्सनैलिटी आपके फ्रीडम स्ट्रगल से आते हैं। उनका भी कुछ रिलेशन उत्तराखंड से काफ़ी रहा है। तो उनके बारे में तो कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि 1915 में गांधी जी पहली बार हरिद्वार आए स्वामी श्रद्धानंद जी के शरण में या उनसे मिलने के लिए। 1916 में जब गांधी जी अपना पहला टूर देहरादून का करते हैं तो उस टाइम भी वो यहाँ के हालचाल देखते हैं, क्योंकि वो देश भ्रमण कर रहे थे उस समय, पूरे देश में जा के देख रहे थे कहाँ कैसी परिस्थितियाँ हैं। 1929 में गांधी जी का पहली बार कुमाऊँ में टूर हुआ था। उस टूर के दौरान वो 1929 में हल्द्वानी गए, नैनीताल भी गए। नैनीताल में उनके द्वारा गांधी मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया। अल्मोड़ा में उनके आने के समारोह में ओखले जो है अल्मोड़ा के कमिश्नर, उनके द्वारा हिंदी में उनके लिए मानपत्र भी पढ़ा गया। बागेश्वर कौसानी में 22 जून 1929 को विक्टर मोहन जोशी, जो कि जयदत्त जोशी जी वही हैं जिनके द्वारा पहला कुमाऊँ परिषद की जो सेशन था उसका अध्यक्षता की गई। उनके पुत्र जो हैं विक्टर मोहन जोशी, जो खुद एक गांधीयन फिलोसफी और गांधीयन आइडियोलॉजी के समर्थक थे, उनके द्वारा यहाँ स्वराज मंदिर की स्थापना की गई, जिसका शिलान्यास महात्मा गांधी जी के द्वारा हाथों से ही किया गया और इसकी स्थापना बागेश्वर में 1929 में की गई। यहाँ एक और आश्रम की स्थापना की गई जो था अनाशक्ति आश्रम। अनाशक्ति आश्रम क्यों? क्योंकि यहाँ पर गांधी जी द्वारा अनासक्ति योग पर टीका जो है उनका एक लेख लिखा गया और इसी कौसानी को गांधी जी ने अपने यंग इंडिया में स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया का नाम से भी एक खिताब दिया कि स्विट्ज़रलैंड जैसा खूबसूरत कौसानी जो था उनको लगा, तो उन्होंने उसको ऐसा वो एक संज्ञा प्रदान की। उनके द्वारा नवजीवन और यंग इंडिया में काफ़ी ऐसे एडिटोरियल्स लेख लिखे गए और जिससे वो आज़ादी की ओर और अग्रसर रहते थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हम आगे अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपना सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आई होप मैं भी इस पर कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोज़ अपलोड करूँ और आप भी इनको ख़त्म करिए, रिवाइज़ करिए और लगे रहिए। थैंक यू।